मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक पुस्तक जो NBT इंडिया नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया से प्रकाशित है। ये पुस्तक है और इस पुस्तक का नाम है भारत में विदेशी यात्री। बहुत ही रोमांचक और दिलचस्प तरीके से विदेशी यात्री को और उसके वृत्तांत को, उनके विश्लेषण को यह इस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। ये विदेशी यात्री भारत आए थे और भारत के बारे में जो कुछ बताए, उसके वर्णन से भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों का पता चलता है। इस पुस्तक में लिखा ही है, दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, यह सवाल हमेशा कौतूहल से भरा होता है। इसलिए हम उन लोगों द्वारा लिखे विवरणों को बड़ी दिलचस्पी से पढ़ते हैं जो हजारों वर्ष पहले हमारे देश में आए थे। फिर उसकी तुलना हम उससे करते हैं जो आज लोग हमारे बारे में कहते हैं। किंतु इन यात्रा कथाओं में हमारी दिलचस्पी का एक और कारण भी है, और यही मूल कारण भी है। भारत के प्राचीन इतिहास को जानने का सबसे अच्छा जरिया भी यही है। तो इन यात्रियों के द्वारा जो भारत के बारे में बताए गए, उनका विवरण उनकी पुस्तकों से मिलता है। और इस पुस्तक में क्रम से 4 विदेशी यात्री का वर्णन है। 4 विदेशी यात्री। पहला जो विदेशी यात्री है वो है मेगास्थनीज। यूनान से आए थे और जो विवरण उन्होंने दिया है जिस पुस्तक में, उस पुस्तक का नाम है इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आए थे। 305 ईसा पूर्व ये आए। वो क्या बताए, इसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज चलेंगे। क्रम से दूसरा जो विदेशी यात्री है वो फाहियान है। ये फाहियान चीनी यात्री हैं। 700 वर्ष बाद, मेगास्थनीज के 700 वर्ष बाद ये आए थे। 1500 वर्ष पुराने भारत का इतिहास, पुराने भारत के इतिहास को जानने का अवसर मिलता है। 399 ईस्वी में ये भारत आए और भारत के बारे में बहुत कुछ बताए हैं जिसका हम आगे जिक्र करेंगे। और इनकी जो पुस्तक है, जिस पुस्तक में ये बताए हैं, उस पुस्तक का नाम है फोकू ओजी। और इसका अगर हिंदी में अर्थ किया जाए तो वह है बौद्ध राज्यों का विवरण। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। और इसके जस्ट बाद क्रम से जो विदेशी यात्री का इसमें विवरण मिलता है वह है ह्वेनसांग। फाहियान के 200 साल बाद आए। 629 से लेकर 644 ईस्वी तक भारत में रहे। उस समय में भारत में हर्षवर्धन का शासन था। जिस बुक में इन्होंने भारत के बारे में विवरण प्रस्तुत किया उसका नाम है दातांग सियोजी। इसका अर्थ है पश्चिम देशों की यात्रा का विवरण। ह्वेनसांग ने अनेक बौद्ध ग्रंथों का चीनी में अनुवाद किया। कुल 657 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है।
नालंदा विश्वविद्यालय में 5 साल रहे तथा काशी, कन्नौज, पाटलिपुत्र, प्रयाग, बोधगया, श्रावस्ती, सारनाथ, कपिलवस्तु सभी का भ्रमण किया। और यह जो भ्रमण वृतांत है जिस पुस्तक में उन्होंने लिखा, उस पुस्तक का नाम है सी यू की। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। ये इतनी जानकारी कुल मिलाकर के पूरे पुस्तक के बारे में मैंने बताया। अब चैप्टर वाइज हम लोग इसमें अगर चलें तो पहला है मेगास्थनीज और भारत। तो मेगास्थनीज ने भारत के बारे में, भारतीयों के बारे में बहुत ही दिलचस्प बताया। वो बताते हैं कि जो भारतीय होते हैं वो बहुत ईमानदार होते हैं और यहाँ के लोग घरों में ताला भी नहीं लगाते, लंबे होते हैं, हृष्ट-पुष्ट, छरहरे और दीर्घायु होते हैं। ईमानदार तो होते ही है, साथ ही साथ चरित्र के भी अच्छे होते हैं। ये विवरण ये प्रस्तुत करते हैं। इससे पता चलता है कि भारतीय जो है वो किस चाल चरित्र के होते थे। स्वस्थ होते थे, लंबे होते थे, दहेज प्रथा नहीं थी, जाति प्रथा थी तो व्यवसाय आधारित थी। इस पुस्तक में लिखा गया है कि करीब 2400 वर्ष पहले सिकंदर महान के एक सेनापति सेल्यूकस ने उन प्रदेशों को फिर से जीतने का बीड़ा उठाया जो पहले उसके स्वामी के कब्जे में थे, लेकिन जिन्हें बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत लिया। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने उसे हरा दिया, संधि हो गई, विवाह संबंध भी हुआ। उसके बाद सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है, किसके दरबार में भेजा गया था। मेगास्थनीज मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र, आजकल के पटना शहर के पास में रहा। पाटलिपुत्र को आज का पटना कहते हैं। और ये पाटलिपुत्र की भव्यता का उन्होंने विवरण प्रस्तुत किया। एक जगह उन्होंने बरगद के एक विशाल वृक्ष का भी वर्णन किया है। ये देखिए पिक्चर है, ये बरगद का वृक्ष है। और इस बरगद के वृक्ष, विशाल बरगद वृक्ष, जिसकी छाया में उन्होंने बताया कि 400 घुड़सवार दोपहर की धूप में यहाँ आराम करते थे। कितना विशाल भव्य छायादार वृक्ष का उन्होंने वर्णन किया। इस तरह से उन्होंने भारतीयों के बारे में भी उन्होंने लिखा कि जो भारतीय होते थे, ये कदकाठी है उनकी, काफ़ी लंबे होते थे, हाथ में छाता, धोती पहने हुए, अर्धनंग फकीर की तरह थोड़ी बहुत। भारत के लोगों के बारे में मेगास्थनीज ने कहा कि वे लंबे और छरहरे होते थे। ज़्यादातर लोग सफ़ेद धोती पहनते थे। जो अमीर लोग होते थे वो चटक रंगों के कीमती वस्त्र पहनते थे। वे अपनी दाढ़ी तरह तरह के रंगों में रंगते थे, सफ़ेद, नीली, बैगनी और हरी। तो इस प्रकार से उन्होंने एक विवरण प्रस्तुत किया। ये पिक्चर देखिए, देखा? इस पिक्चर में जो है लकड़ी के का कोई ये है, आबनूस की लकड़ी से मालिश किया जा रहा है ना, मुगरदंग की तरह है। उससे जो है मालिश उस समय में हुआ करता था। लकड़ी के बने औजार से मालिश होता था, और राउंड होता था, बेलनाकार। और इस प्रकार उन्होंने कुछ बिच्छू का, तो कुछ सोना निकालने वाली चींटियों का भी उन्होंने कुछ विवरण प्रस्तुत किया। इस किताब में है, जो आप देख सकते हैं। और
इस प्रकार से मेगास्थनीज ने कुछ एक कुत्ता का भी विवरण प्रस्तुत किया है, इस तरह का कुत्ता। तो मेगास्थनीज का जो विवरण है वो भारतीयों के पक्ष में है, और उन्होंने बताया कि बहुत ही ईमानदार और चरित्र के बहुत ही पक्के होते थे, लंबे होते थे, स्वस्थ होते थे। इसलिए अब कोई कारण नहीं है कि जो इंडियंस हैं वो अस्वस्थ रहें, अपने पुरानी सभ्यता को, अपनी पुरानी जो जीवन प्रणाली है, जीवन व्यवहार है, उसको अपनाएं और स्वस्थ रहें। दूसरे चीनी यात्री फाहियान, और ये फाहियान ने 700 वर्ष बाद भारत ये आए थे मेगास्थनीज के, और उन्होंने विवरण जो है प्रस्तुत किया था बौद्ध राज्यों का विवरण करके, हिंदी में ये पुस्तक। और काफ़ी दिलचस्प तरीके से जब फाहियान भारत में आया तो यहाँ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राज था। कश्मीर में स्कारंदी नामक स्थान पर राजा ने पंचरिषद अर्थात पंचवर्षीय सम्मेलन का आयोजन किया। उसके समाप्त होने पर राजा तथा उसके मंत्रियों ने भिक्षुओं को भेंट में बहुत सी चीज़ें दी। यहाँ एक बिहार में फाहियान ने बहुत से अवशेष देखे, जिसे भगवान बुद्ध का एक दांत और पीकदान भी है। काफ़ी विवरण उन्होंने प्रस्तुत किया। कुछ बौद्ध तीर्थ जैसे कपिल वस्तु, श्रावस्ती, राजगिरी, गया वीरान पड़े थे, ऐसा वे बता रहे हैं। पाटलिपुत्र में फाहियान को पता चला कि बौद्ध धर्म के महान आश्रयदाता सम्राट अशोक ने 84,000 विहार बनवाए थे। इसी बिहार के नाम पर, बिहार का नाम बिहार है, मतलब बौद्धों के रहने का जगह। राजभवन को देखकर तो वह दंग रह गया। वह कहता है, राजमहल और नगर के बीच बने सभा भवन आज भी वैसे ही खड़े हैं। उन सब का निर्माण महाराज अशोक की आज्ञा से देवदूतों ने किया था, जिन्होंने पत्थरों के ढेर जमा किए थे। अशोक पाटलिपुत्र 16 महाजनपद हुआ करते थे, उसमें ये मगध और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र और अशोक उस समय के राजा सभी को अपने चंगुल में किए हुए थे। और ये पाटलिपुत्र की ऐतिहासिक धरती है पटना। और वे विवरण प्रस्तुत करते हैं फाहियान कि इन सब का निर्माण महाराजा अशोक की आज्ञा से देवदूतों ने किया था, जिन्होंने पत्थरों के ढेर जमा किए, दीवारें खड़ी की, द्वार बनाए और पत्थरों पर इतने कमाल की खुदाई और पच्चीकारी की जो किसी मनुष्य के हाथों संभव नहीं था, ऐसा वो लिखते हैं। पाटलिपुत्र के पास सिंह शीर्ष वाले अशोक स्तंभ की भी उसने बड़ी प्रशंसा की। आप लोग जानते हैं कि ये राष्ट्रीय चिन्ह है भारत का। फाहियान दक्षिण की ओर गया तो उसने कपोत विहार देखा। ये भी बहुत दिलचस्प है, कपोत विहार। ये कपोत विहार जो है, बिहार प्राचीन भारत की स्थापत्य कला का एक बढ़िया नमूना प्रस्तुत करता है। ये कपोत विहार एक बड़ी चट्टान को काट कर बनाए गए इस विहार में 5 मंजिलें थी। समझिए, उस समय में 5 मंजिलें थी और पत्थर को काट के बनाया गया। सबसे निचली मंजिल का जो आकार था वो हाथी जैसा था। सभी का आकार भी अलग अलग है। और उसमें 500 कक्ष थे। है ना दिलचस्प, 500 कक्ष। और दूसरी मंजिल दूसरे आकार की है, वो सिंह के आकार की थी, उसमें 400 कक्ष थे। अब बताइए, 300 कक्षों वाली तीसरी मंजिल का आकार घोड़े जैसा था। सभी मंजिल का आकार भी जो है जानवर के, डिफरेंट जानवर के आकार जैसा है। स्थापत्य कला का इससे बेहतरीन नमूना और क्या हो सकता है। चौथी मंजिल में 200 कक्ष थे
और उसका आकार बैल जैसा था। 5वीं मंजिल में भी कक्ष थे और उसका आकार कपोल जैसा था, और सबसे ऊपर एक झरना था जिसका पानी सब मंजिलों में पहुंचता था। रोशनी के लिए सभी कक्षों में झरोखे बनाए गए थे। ये कपोत विहार स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना प्रस्तुत करता है। ये पिक्चर भी इसमें है, देखिए ठीक से, ये है पिक्चर कपोत विहार का, जिसका विवरण फायान ने प्रस्तुत किया। इस प्रकार से काफ़ी दिलचस्प है इस विवरण को पढ़ना और समझना। फाहियान के विवरणों से गुप्तकालीन भारत की जो तस्वीर सामने आती है उसमें धर्म का अब बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। हिंदू और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग साथ साथ बैठते उठते थे। दोनों के इष्ट देवों की पूजा साथ साथ होती थी। हिंदुओं की जाति व्यवस्था और भी कड़ी हो गई थी। उधर बौद्ध लोग भी मूर्ति पूजा करने लगे थे। लोग खुशहाल थे और सदाचारी भी। उन्हें कानून और धर्म दोनों का ही डर था। इस कारण समाज में एक व्यवस्था थी, ऐसा वो लिखते हैं अपनी पुस्तक में। फाहियान के बाद जो यात्री आए, विदेशी यात्री भारत में, वो ह्वेनसांग का विवरण जो है ये इस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। ह्वेनसांग के समय में भारत, फाहियान के 200 साल बाद एक और चीनी यात्री ये भारत आया, उसी का नाम ह्वेनसांग था। हालांकि ह्वेनसांग पे एक और पुस्तक अलग से, ये भी NBT से प्रकाशित है। ये देखिए पुस्तक अलग से पुस्तक है सिर्फ ह्वेनसांग पर, ह्वेनसांग की भारत यात्रा, लेकिन एक चैप्टर के रूप में इस पुस्तक में है जो क्रम से है। एक बार हम लोग इसको देखेंगे ज़रूर। पहले भी हमने बताया कि फाहियान की तरह ह्वेनसांग भी लगभग 15 वर्ष सन 629 से 644 ईस्वी तक घर से बाहर रहा और अधिक समय उसने हर्षवर्धन के राज्य में रहकर भारत का आगमन करते हुए बिताया। ये फाहियान ह्वेनसांग। और उन्होंने जो वर्णन लिखा है, वे लिखते हैं कि गंगा पार करते हुए ह्वेनसांग की नाव पर डाकुओं ने हमला किया था। वे लोग दुर्गा की पूजा करते थे और देवी को नर बलि देते थे। वे सबसे सुंदर व्यक्ति को बलि चढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ह्वेनसांग को चुना। ह्वेनसांग जरा भी नहीं डरा। उसने डाकुओं से भगवान बुद्ध की प्रार्थना करने की अनुमति मांगी। जब डाकुओं को पता चला कि वह एक धर्मात्मा आदमी है और बहुत दूर से चलकर आया है, तो उन्होंने उसे छोड़ दिया और उसे दूसरे यात्रियों का सामान भी उसने लौटा दिया। ये देखिए एक चित्र है, ह्वेनसांग की नाव पर डाकुओं ने जब हमला किया, एक चित्र इस तरह से, ये देखिए ये विवरण उन्होंने दिया है। और कन्नौज में एक धार्मिक महासम्मेलन हुआ था हर्षवर्धन के समय में। तो भिक्षुओं को भेंट आदि देने के बाद राजा ने ह्वेनसांग को सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया था। एक बहुत बड़ी बात है ये। ह्वेनसांग का भिन्न मत वाले विद्वानों के एक समूह के साथ शास्त्रार्थ हुआ था। ह्वेनसांग ने अपने धार्मिक विचारों की श्रेष्ठता को सिद्ध किया था। हर्ष ने उस समय कहा, हम जानते हैं कि जुगनू का मंद प्रकाश सूर्योदय के तेज के सामने फीका पड़ जाता है,
कारीगर के हथौड़े की आवाज़ बिजली की कड़क में डूब जाती है। इसी प्रकार मिथ्या प्रचार करने वालों को आंख झपकते ही पराजित होना पड़ा। हर्ष ने ह्वेनसांग को अपने साथ हाथी पर बिठाया और सब लोगों के सामने उसकी विद्वता की सराहना की। तो बहुत विद्वान आदमी थे। ह्वेनसांग, ये देखिए, ये पिक्चर भी इसमें प्रस्तुत किया गया है। ये ना, तो काफ़ी दिलचस्प है। ये जानकारी ह्वेनसांग के बारे में है। और इसके बाद जो चौथे नंबर पर है, सबसे लास्ट में जो विदेशी यात्री है, वे अल बरूनी है ना। पहले ही कहा कि अल बरूनी ये आए थे, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे अरब देश से। और इनकी जो पुस्तक है वो किताब उल हिंद है, तहकीक ए हिंद, उसका हिंदी में अनुवाद हुआ भारत की खोज। 80 चैप्टर्स इसमें हैं। और इन्होंने भी काफ़ी दिलचस्प तरीके से भारत का विवरण प्रस्तुत किया है। मध्य एशिया में खीवा क्षेत्र में सन 973 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और आगे चलकर वह बहुत बड़ा विद्वान हुआ। 40 वर्ष की उम्र में ही वह विज्ञान, गणित, नक्षत्र विद्या, ज्योतिष के सभी अरबी ग्रंथों को पढ़ चुका था। अगर कुछ विचित्र परिस्थितियां न आती तो वो अपनी जन्मभूमि में ही साहित्य की साधना में लगा रहता। लेकिन खीवा पर गजनी के सुल्तान महमूद ने हमला कर दिया। यह वही सुल्तान महमूद था जिसने 11वीं शताब्दी में भारत पर बार बार हमले किए थे, है ना, मोहम्मद गजनवी। सुल्तान ने खीवा को कुचल डाला और वहाँ के मुखिया और अल बरूनी को बंदी बनाकर गजनी ले आया। बाद में उन्हें देश निकाला दे दिया और उन्हें खीवा से बहुत दूर रहने का हुक्म हुआ। इस प्रकार अल बरूनी भारत आया। और जब वो भारत आया तो भारत के लोगों के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ के सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में बहुत ही दिलचस्प तरीके से उन्होंने बताया। भारतीयों के बारे में अल बरूनी ने लिखा है कि इन कठिनाइयों के अलावा भारत के लोगों का व्यवहार भी सहायक नहीं था। वे वो लिखते हैं कि ये जो लोग थे भारतीय, वे अभिमानी थे और संकीर्ण इतने थे कि अपने रीति रिवाज में तो कभी कोई बुराई नहीं देखते थे, किंतु हर विदेशी चीज़ को बुरा कहते थे। ऐसा उन्होंने लिखा। अल बरूनी के शब्दों में हिंदुओं का विश्वास था कि संसार में उनके देश जैसा कोई देश नहीं है, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं है, उनके राजाओं की तरह कोई राजा नहीं है, उनके धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है और उनकी विद्या जैसी कोई विद्या नहीं है। वे अपने ज्ञान को अपने ही देश के दूसरे जाति के लोगों से चुरा कर रखते थे, विदेशियों से तो कहना ही क्या। ऐसा उन्होंने बहुत ही दिलचस्प उन्होंने लिखा भारतीयों के बारे में। खैर, जो भी लिखा, इससे भारतीयों के बारे में कुछ जानकारी तो मिलती ही है। अल बरूनी ने रहन सहन के ढंग और रीति रिवाज के बारे में भी अनेक बातें कही हैं जो कि काफ़ी दिलचस्प है। वह कहता है कि हिंदू पहले पैर धोते हैं और बाद में मुंह धोते हैं। वे अपने नाखून बढ़ाते हैं, अकेले बैठकर खाते हैं, है ना, और भोजन करने से पहले, अरे ये तो गलत बात है, भोजन करने से पहले शराब पीते हैं, ऐसा वो लिखा है। वे घोड़ों की नंगी पीठ पर सवारी करते हैं, ये तो ठीक है, और कटार को दाईं ओर रखते हैं। वे हाथ मिलाते समय हाथ के पीछे वाले भाग को
दबाते हैं। बहुत दिलचस्प है। अब ये हाथ को दबाने से, इसी से मुझे कुछ याद, राहत इंदौरी की वह शायरी याद आती है, जो कुछ इस तरह है कि राज कुछ भी हो, राज कुछ भी हो, इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाओगे तो उसे दबा भी देना। कुछ इस तरह से उनकी शायरी है, हाथ जब उससे मिलाओगे तो दबा भी देना। तो भारतीय तो पहले से ही हाथ दबाते रहे हैं। तो ये विवरण है, काफ़ी दिलचस्प विवरण है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और इस प्रकार से अल-बरूनी ने एक बहुत ही दिलचस्प घटना का वर्णन उन्होंने किया अपनी पुस्तक में, किताब उल हिंद में। और वो लिखते क्या है कि अल-बरूनी ने रसायन द्वारा उपचार की कुछ रोचक कहानियों का उन्होंने उल्लेख किया। और धार के राजा भोजदेव के महल में पड़ी चांदी की शिला की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। कहते हैं कि एक आदमी भोज के पास रसायन का एक नुस्खा लेकर गया और उसने बताया कि उसके पास अमर होने का रहस्य है। उसने राजा से कहा कि वह उबलते तेल के कड़ाह में कूद पड़े। उसके पास कुछ भस्म है जिन्हें वह थोड़ी थोड़ी देर बाद तेल में फेंकता जाएगा, उससे राजा अमर हो जाएगा। ऐसी दिलचस्प बात उन्होंने कही। लेकिन राजा डर गया और वह उबलते तेल के कड़ाह में कूदने को राजी नहीं हुआ। इस पर अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वह आदमी स्वयं कड़ाह में कूद पड़ा। इससे पहले उसने राजा को सारी बात समझा दी कि किस समय कौन सी भस्म डालनी है। पहले तो वो आदमी पिलपिला गुदा बन गया, किंतु जब राजा ने तेल में दवाई फेंकी तो वह फिर मनुष्य के रूप में बदलने लगा। सरप्राइज! राजा आखिरी दवाई डालने ही वाला था कि उसके मन में एक शंका उठी। उसने सोचा, यदि यह आदमी अमर हो गया तो यह मेरा राज जीत लेगा। और उस डर से उसने अंतिम दवाई नहीं फेंकी। तब तेल ठंडा हो गया तो सबने देखा कि वह आदमी चांदी की ठोस शिला बन गया है। ये भी एक दिलचस्प वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक में किया है। और वो कड़ाह में पड़ा हुआ आदमी जो चांदी के रूप में बदल गया, उसका चित्र भी ये है। ये आदमी, काफ़ी रोचक वर्णन है। इस प्रकार से इन पांचों यात्रियों का विवरण बहुत ही 4 विदेशी यात्री का विवरण इस पुस्तक में बहुत ही दिलचस्प तरीके से किया गया है। धन्यवाद।